नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वालों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, जो यूजीसी नेट जेआरएफ करना चाहते हैं या यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद, यानी जिसका नज़रिया या जिसका दृष्टिकोण, जिसका लक्ष्य रिसर्च के क्षेत्र में जाना है या फिर एकेडमिक क्षेत्र में जाना है, प्रोफेसरशिप के लिए आपको जाना है, लेक्चरशिप के लिए जाना है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए एक बड़ी खबर है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस प्रकार की जो बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं या गवर्नमेंट की नई नई गाइडलाइंस आती हैं डिफरेंट सेक्शंस के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर आम आदमी हो, उसको लेकर सीधे और सरल शब्दों में आप तक हम आने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये कल जारी किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह पहले से ही तैरने लगा था, लेकिन क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी स्थापित नहीं हो रही थी, इस कारण से थोड़ी देरी हुई इसके बारे में जानकारी देने में, और अब इसे पब्लिक कर दिया गया है और इसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया है यूजीसी नेट के द्वारा, यूजीसी के द्वारा। यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वालों के लिए वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। नेट एग्ज़ाम के प्रारूप में बड़ा बदलाव करने का निर्णय यूजीसी ने लिया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी की ओर से जारी किए गए इस पब्लिक नोटिस में इसके प्रारूप को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं, और इस पब्लिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अब तक जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लिया जाता था, जो एग्ज़ाम की एनटीए के द्वारा आयोजित की जाती है, उसके प्रारूप में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। तो अब तक पहले हम आपको ये बताते हैं कि अब तक क्या प्रारूप है। अब तक प्रारूप है, यूजीसी नेट में दो प्रकार के सिलेक्शंस होते हैं। एक होता है यूजीसी जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं कि यूजीसी जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिससे कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा है यूजीसी नेट केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल बनाता है, और ये जो एलिजिबिलिटी है ये अगले 3 साल के लिए होती थी। इसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव है। आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या निर्णय अब लिया गया है, क्या इसमें संशोधन किया गया है। यानी ये अब तक का है, जो अब अभी तक दिसंबर 2023 में भी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो उसका प्रारूप यही था, और इसी के आधार पे एलिजिबिलिटी तय करके जो इसका कट ऑफ निर्धारित होता है, उस कट ऑफ के आधार पर यानी जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसमें से कट ऑफ निर्धारित करके और उसके बाद ये एलिजिबल घोषित किए जाते हैं, और ये 3 साल के लिए वैलिड होता था। अब ये पीएचडी में आप 3 साल तक एडमिशन ले सकते थे। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए ये जो एलिजिबिलिटी थी ये फॉर एवर थी। आप कभी भी किसी भी समय, यानी आपने एक बार एग्ज़ाम दे लिया और अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर दिया और आप क्वालिफाई घोषित हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी में, तो फिर फॉर एवर के लिए, सदा के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल घोषित हो जाते हैं। कहीं भी वैकेंसी निकलती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में के पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप नौकरी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब ये जो 3 साल की कहानी है इसमें भी बदलाव कर दिया गया है, और जो कैटेगराइजेशन है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। इसमें पीएचडी में एडमिशन लेने के जो इच्छुक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये बदलाव कुछ मायने में बड़ी राहत देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अब तक यूजीसी नेट जेआरएफ और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कैंडिडेट घोषित किए जाते थे, बाकी असफल घोषित हो जाते थे। बाकी यानी अगर 50 कैंडिडेट को 3, 4, 5 ही जेआरएफ घोषित होते थे कट ऑफ के आधार पर,
वो यूजीसी का अपना एक क्राइटेरिया है। और उसके बाद जो कैंडिडेट होते थे 30, 32, 35, 50 डिपेंड करता है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग, किसी में बहुत ज़्यादा नंबर्स भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते थे असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में, उसके लिए एलिजिबिलिटी उनको घोषित की जाती थी। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे बचते थे, चाहे उनसे 1 नंबर कम या 5 नंबर 2 नंबर कम भी अगर हो, तो वो फिर किसी लायक नहीं रहते थे, उन्हें जो है वो एलिजिबल नहीं होते थे। तो ऐसे में उनके पास दोबारा फिर एग्ज़ाम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। उनको फिर नेक्स्ट सेशन में, यानी अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है तो अगले साल फिर जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है फिर उसमें आपको अपेयर होना पड़ता था और फिर आप एग्ज़ाम देते थे। तो इस तरह से ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। कई बार किसी व्यक्ति को 3-3, 4-4, 5-5 बार देना पड़ता है। तैयारी जिनकी जैसी होती है उस हिसाब से वो क्लियर कर पाते हैं। कट ऑफ, अगर उस कट ऑफ का क्राइटेरिया वो क्रॉस कर गए तो वो एलिजिबल घोषित हो जाते थे। लेकिन अब वो, और जो बाद के 1 नंबर भी 0.5 अगर उनसे कम रह गया लास्ट कैंडिडेट से, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते थे, इनएलिजिबल हो जाते थे। अब इसमें काफ़ी बदलाव किया गया। इसी से मैं ये कह रहा हूँ कि इस नए निर्णय से बड़ी राहत मिलने वाली है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वालों के लिए, और उनके लिए ख़ास तौर से जो कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर जेआरएफ की कैटेगरी में अगर वो क्वालिफाइड घोषित नहीं हो पाते थे तो वो फिर उस स्कोर का कोई कुछ भी उपयोग वो नहीं कर पाते थे। वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए उस हिसाब से एलिजिबल नहीं थे, फिर उनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्स में जाना पड़ता था। तो इस स्कोर का कोई उपयोग वो नहीं कर पाते थे वो स्टूडेंट्स। इससे उनकी जो एलिजिबिलिटी थी वो नहीं, किसी तरह की नहीं बनती थी, किसी भी कैटेगरी में नहीं बनती थी। अब बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया गया। यह बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो देश में लागू कर दिया गया है, उसके तहत ही यह निर्णय लिया गया है यूजीसी के द्वारा। तो यूजीसी की ओर से कहा गया है कि बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते थे। वो अपने लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। यूजीसी नेट का एक प्रोविज़न है एग्ज़ाम देने का, सीएसआईआर का भी अपना एक प्रोविज़न है एग्ज़ाम देने का, इस पीएचडी के एडमिशन्स की दृष्टि से या रिसर्च के क्षेत्र में जाने की दृष्टि से या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की एलिजिबिलिटी हासिल करने की दृष्टि से भी। बावजूद इसके बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ऐसी हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एग्ज़ाम पीएचडी में एडमिशन के लिए सिलेक्शन की दृष्टि से वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे, और अपना वाइवा वोस का भी, यानी इंटरव्यू लेने का भी उनके यहाँ प्रोविज़न है और रिटर्न टेस्ट देने का भी प्रोविज़न है। कहीं कहीं 2 पार्ट में रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम देने का भी प्रोविज़न बनाया है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऐसे में जिस कैंडिडेट को पीएचडी में एडमिशन लेना, अगर वो यूजीसी नेट क्लियर नहीं कर पाया या कर भी पाया, तब भी उसको उस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ता था, वहाँ की इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ता था, और उसके बाद ही जाकर वो एलिजिबल घोषित होते थे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। जबकि जो यूजीसी नेट जेआरएफ जिसने क्वालिफाई कर लिया है, उनको केवल और केवल इंटरव्यू देना पड़ता था, उनको रिटर्न टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को मल्टी एग्जाम्स देने पड़ते, यानी अगर आप मान लीजिए इसमें नहीं हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, या आप विकल्प के तौर पर 5, 7, 8 यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी के लिए ट्राई किया वहाँ, तो वहाँ आपको ट्राई करने के लिए आपको वहाँ के एग्ज़ाम्स में आपको अप्लाई करना पड़ता था। तो एक तो फीस अलग अलग जगह आप फी पे कर रहे हो, और दूसरा आपको अलग अलग जगह जाकर के एग्ज़ाम देना है। इसमें दिक्कत तकनीकी दिक्कत भी है और व्यावहारिक दिक्कतें, फाइनेंशियल दिक्कत भी स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको जैसे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी एग्जाम्स के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम्स आयोजित किए गए, तो उसके लिए आपको उसी स्टेट में जाकर के एग्ज़ाम देना होता है। आप अगर किसी, फर्ज कीजिए अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आप यूपी में बीएचयू के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको बीएचयू यानी उत्तर प्रदेश ही जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि उसी शहर में, उसी यूनिवर्सिटी में उसके लिए एग्ज़ाम कराए जाते हैं, दूसरी जगह कहीं सेंटर नहीं बनाया जाता है। ऐसे ही अगर आप साउथ में देना चाहते हैं तो आपको साउथ जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं, आप नॉर्थ इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पंजाब जाना चाहते हैं, सेंट्रल इंडिया में कहीं आप जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए उसी स्टेट में फिर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर्स वो पूरे देश में नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार
प्रकार से ये जो हॉबनॉबिंग की स्थिति थी पीएचडी एडमिशन लेने वाले एस्पायरेंट्स के लिए या कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए बहुत दिक्कत आती थी। तो इन्हीं तरह की व्यावहारिक, फाइनेंशियल और तकनीकी दिक्कतों से बचाने के लिए पीएचडी एस्पायरेंट्स को, पीएचडी करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मास्टर कर लिया है, उनके लिए अब एक यूनिफाइड व्यवस्था देश में करने की बात सोची गई है। उसका निर्णय यूजीसी ने ले लिया है। अगर मैं आपको बताऊं, इसी तरह की व्यवस्था पहले इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थी, इसी तरह की व्यवस्था मेडिकल में थी, लेकिन उसको एक करके और एनटीए को दे दिया गया कि अब वो एनटीए एग्जाम लेते हैं पूरे देश के, चाहे मेडिकल कॉलेज हैं, एक पूल में आ गए हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, तो उसी तरह से सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो सब एक सेंटर में आ गए हैं और एक पूल में आ गए हैं। एक एग्जाम नेशनल लेवल पे कराया जाता है, जेई मेंस का, उसके बाद एडवांस का। उसके आधार पे सिलेक्शन होता है, स्कोर तय होता है, एलिजिबल घोषित किए जाते हैं, क्वालिफाइड घोषित होते हैं, उनका एडमिशन होता है। तो उसी तरह से पीएचडी के लिए भी ये सोचा गया और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सही निर्णय है यूजीसी की ओर से और बहुत सही निर्णय लिया गया है। इसमें वो बच्चे भी अब पीएचडी इसी के आधार पर, इसी स्कोर के आधार पर उनको अलग से रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी स्कोर के आधार पर दूसरी जगह एडमिशन ले पाएंगे। उसका क्या प्रारूप होगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते थे, को अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने पड़ते थे, उससे बचाने के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। बहुत बड़ी राहत देने वाला निर्णय ये यूजीसी का है। तो इससे स्टूडेंट्स को आप छुटकारा दिलाने के लिए यूजीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एग्जाम लेने का फैसला लिया है। यानी आने वाले समय, यानी जून 2024 से जो अब एग्जाम होंगे, 2024-25 के लिए जो अब एग्जाम होंगे, उसमें ही ये अब लागू कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय यूजीसी ने ले लिया है। तो इसीलिए अब इसमें कोई देरी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि दिसंबर का तो रिजल्ट आ चुका है और एडमिशन्स भी लगभग हो चुके हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हो भी रहे हैं, वो प्रक्रिया चल रही है। तो अब जो जून 2024 से जो आपको एग्जाम देना है, वो केवल एक एग्जाम देना है यूजीसी नेट का। और इन 3 कैटेगरीज में अगर कहीं भी आप क्वालिफाई घोषित हो जाते हैं तो आपको फिर दोबारा किसी भी यूनिवर्सिटी में रिटर्न टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। और यूजीसी ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो एक प्रारूप बनाकर दिया पूरा इस पे कि क्या होना चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स को राहत मिलनी चाहिए, टेक्निकल, फाइनेंशियल और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते थे उसको लेकर के, अलग अलग स्टेट्स में बार बार जाकर के किसी को 10-10 जगह जाकर अलग अलग यूनिवर्सिटी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज देश में हैं तो सब जगह पीएचडीज हैं, तो उसमें हर जगह जाकर के उसको एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। फिर उसको वाइवा के लिए वहाँ फिर जाना पड़ता है, वाइवा देना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने एक प्रारूप दिया यूजीसी को, जिसको कि यूजीसी ने एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। एक तरह से सैद्धांतिक सहमति बन गई और ये निर्णय लिया गया, तभी ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। तो अब इस कैसे एक एग्जाम कराया जाए यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की दृष्टि से पीएचडी एडमिशन के लिए, उस पर एक्सपर्ट कमेटी ने काफ़ी गंभीरता से विचार किया, गहन इसका अध्ययन किया, दूसरे देशों का भी अध्ययन किया कि क्या तरीका है, कैसे है, किस तरह से किया जाए, और उस पर एक प्रारूप तैयार करके दे दिया यूजीसी नेट। अब इसमें यूजीसी नेट, जेआरएफ और जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, तो उसको ही दिया जाएगा। एनटीए की ओर से ही इस एग्जाम का अब भी ये जो है इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एनटीए के द्वारा ही इसे कंडक्ट कराया जाएगा। ये सैद्धांतिक निर्णय है और पहले से जो हो रहा है वही होगा। लेकिन अंतर क्या आया है, अब क्या तरीके में, क्या प्रारूप में क्या बदलाव किया गया है। अब जून 2024 से नेट एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज के लिए एलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा। पहले 2 कैटेगरीज के लिए होते थे, यानी नेट, यूजीसी नेट जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, केवल 2 ही कैटेगरी होती थी। इन्हीं 2 कैटेगरीज के लोग पीएचडी में एडमिशन इसके आधार पर ले सकते थे। तो लेकिन अब 3 कैटेगरीज बना दी गई है। 3 कैटेगरीज में कैटेगरी 1 वही है जो पहले था, यानी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ये पहले की कैटेगरी है, उसको बरकरार रखा गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगर परिवर्तन होगा भी तो हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स में, कट ऑफ मार्क्स में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो सकता है ज़्यादा इसमें एलिजिबल घोषित किए जा सकते हैं।
दूसरी कैटेगरी है जो एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, उस कैटेगरी को भी उसी तरीके से बनाए रखा गया, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एलिजिबिलिटी की दृष्टि से। तो जो कट ऑफ है इसके लिए वो भी अलग तरीके से निर्धारित किया जाएगा, उसका प्रारूप भी, उसके मामले में भी कुछ परिवर्तन किए गए, मैं आपको आगे बताता हूं। और तीसरी कैटेगरी है जो बहुत राहत देने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि इस दो कैटेगरीज में लगातार कई बार से एग्जाम दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, मास्टर डिग्री आपने बहुत अच्छी हासिल की हुई है और अच्छे स्कोर के साथ आपने किया हुआ है, एग्जाम आप देते हैं, लेकिन 0.5 से 1 नंबर से 2 नंबर 1.5 नंबर 5 नंबर से या 10 नंबर से आप रह जाते हैं। किसी को अगर 160 में एलिजिबल घोषित किया गया लास्ट किसी को, और किसी को 150 है तो वो बच्चा रह जाता है, वो नहीं हो, 155 है वो रह जाता है, 159 भी रहे तो वो रह जाता है। तो ऐसे में इन बच्चों के साथ न्याय करने की दृष्टि से कि इन बच्चों को अयोग्य क्यों घोषित कर दिया जाता है, ये बच्चे उसके आधार पर पीएचडी तो वैसे एडमिशन ले सकते हैं दूसरी जगह टेस्ट दे करके, लेकिन उस आधार पर पीएचडी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल ये नहीं होते, उस स्कोर का ये कोई उपयोग नहीं कर सकते। इतनी मेहनत से वो एग्जाम भी देते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं और 1-2 नंबर से पिछड़ जाते हैं तो ये इन एलिजिबल घोषित कर दिए जाते हैं। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में इसके ये एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली, यानी पीएचडी एडमिशन के लिए ही ये कैटेगरी बनाई गई है कि अगर उन दो में आप नहीं आ पाए, उन दो के कट ऑफ को अगर आप पार नहीं कर पाए, तो उसको नहीं छू पाए, तो आप कैटेगरी 3 में रहेंगे और कैटेगरी 3 में जो आने वाले बच्चे होंगे वो उसको एलिजिबल केवल और केवल पीएचडी एडमिशन के लिए घोषित किया जाएगा। उनका स्कोर जो होगा वो पीएचडी एडमिशन के लिए वो उसका उपयोग कर सकेंगे। और ये ध्यान रहे कि ये न तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल आप होंगे और ना ही डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे यूजीसी नेट आप करते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है कि आप अगर आपने पीएचडी नहीं भी की है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं अगर आपने यूजीसी नेट दूसरी कैटेगरी भी अगर आपने क्लियर कर ली, क्वालिफाई कर ली तो। लेकिन ध्यान रहे जो तीसरी कैटेगरी अब नई बनाई है, जो एक्सपर्ट कमेटी ने और यूजीसी ने जो अब निर्णय ले लिया है तीसरी कैटेगरी का, उस तीसरी कैटेगरी के तहत आप केवल और केवल पीएचडी एडमिशन के लिए ही एलिजिबल घोषित किए जाएंगे, नॉट फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ये बहुत क्लियर है, ये समझ लीजिए। उसके लिए नहीं कि फर्स्ट हैंड ये क्रिया था आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। केवल और केवल पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल घोषित होंगे इस थर्ड कैटेगरी के तहत। अब पीएचडी करने के बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेकिन आपको एटलीस्ट यू विल हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स, यानी जो 3 साल में पीएचडी आप क्लियर करेंगे उसके बाद ही तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे पीएचडी, जस्ट टू आफ्टर गेटिंग योर पीएचडी डिग्री। तो अब यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है अब इसमें परसेंटाइल में डिक्लेयर किया जाएगा। मार्क्स में होता था, अब परसेंटाइल में डिक्लेयर किया जाएगा और मार्क्स के साथ पीएचडी में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होंगे जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। जेआरएफ क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, इंटरव्यू के आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया ये रेगुलेशन 2020 के तहत जो मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर यूजीसी का तय किया गया है उसके तहत यूजीसी नेट जेआरएफ जो कैटेगरी है पहले से ही उसको फिर कहीं भी रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल हो, किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, वो केवल और केवल वाइवा वोस में यानी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, उनका एडमिशन पीएचडी में हो जाता था। ये रेगुलेशन 2022 के तहत है और तो अब भी वही चीज़ें लागू रहेंगी उनके लिए। दूसरा है कि जो कैंडिडेट कैटेगरी 2 और 3 में क्वालिफाई करेंगे अब इस नई व्यवस्था के तहत, उनके लिए पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट का स्कोर आप हासिल करेंगे, परसेंटाइल प्लस आपका मार्क्स जो है उस स्कोर को का 70% वेटेज आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, एकदम क्लियर हो जाइए, सरकारी हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, अब सबको इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि जितनी चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबको यूजीसी की गाइडलाइन माननी उसके लिए बाध्यकारी है। उसके तहत ही उनको एफिलिएशन दिया जाता है, यूजीसी से ही उसको एफिलिएशन होता है, चाहे कोर्सेस
का जो अप्रूवल है सब वहाँ से होता है। तो ऐसे में यूजीसी ने जो अब गाइडलाइन तय कर रखी है, इस गाइडलाइन को उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसका अनुपालन उनको करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पीएचडी एडमिशन लेने वाले लोग हैं, जैसे जो कैटेगरी 2 में आएंगे और कैटेगरी 3 में आप जो सेलेक्ट होंगे नई व्यवस्था के तहत जो क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए पीएचडी एडमिशन में अब कोई भी यूनिवर्सिटी रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करेगी, कंडक्ट नहीं करेगी। रिटन टेस्ट के मार्क्स को इसी से लिया जाएगा 70%, क्योंकि वो उन यूनिवर्सिटीज ने जो भी अब तक एग्जाम कराते थे पीएचडी के लिए, वो लोग भी रिटन टेस्ट का 70% ही वेटेज नॉर्मली लेते थे और 30% वो वाइवा पर डिपेंड करते थे, इंटरव्यू का उसको जोड़ करके उसके बाद फिर उनको क्वालिफाई घोषित करते थे, पीएचडी एडमिशन की दृष्टि से एलिजिबल घोषित करते थे। तो उसी प्रारूप को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और कहा कि आप जो अपना कराते थे, अब आप अपना व्यक्तिगत यानी यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशनल कोई एग्जाम आप नहीं कराएंगे। यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा, जो एनटीए की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा, उसी एग्जाम के तहत एलिजिबल घोषित कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो कैंडिडेट होंगे, जो रिटन टेस्ट में उन्होंने स्कोर किया है, उसी स्कोर को आपको 70% वेटेज वहां दिया जाएगा रिटन एग्जाम के तौर पर, और 30% वेटेज जो मिलेगा वो उस यूनिवर्सिटीज में जो वो वाइवा भोज कराएंगे या फिर जो इंटरव्यू उनका करेंगे, उसका 30% वेटेज उसके साथ जोड़ करके वो कंबाइंड स्कोर बनाया जाएगा, जो कि उनका पीएचडी एडमिशन के लिए उनकी एलिजिबिलिटी उसी के आधार पर तय की जाएगी। यानी कैटेगरी 2 और 3 के लिए मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपसे जानकारी शेयर की है, ये बहुत क्लियर कट ये समझ गए होंगे आप। बेहद सरल शब्दों में मैं आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए जो नेट में स्कोर आपका होगा, उसी स्कोर को रिटन एग्जाम की दृष्टि से 70% उसको वेटेज दिया जाएगा और 30% जो वेटेज है वो वहाँ जो इंटरव्यू आपके लिए होगा, उस इंटरव्यू का 30% वेटेज वहाँ दिया जाएगा। दोनों को मिलाकर के कंबाइंड स्कोर आपका पीएचडी एलिजिबिलिटी की दृष्टि से घोषित किया जाएगा। ये नेट स्कोर प्लस वाइवा भोज दोनों मिलाकर के कंबाइंड स्कोर बनेगा आपका पीएचडी एडमिशन के लिए। तो कैटेगरी 2 प्लस कैटेगरी 3 का जो मार्क्स है, ये अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अब तक एक तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए फॉरएवर होता था, और या जो फिर उसके एडमिशन की दृष्टि से एलिजिबिलिटी जो होती थी दोनों ही कैटेगरी के लिए, पहले की दोनों कैटेगरी के लिए वो 3 साल के लिए माना जाता था। लेकिन अब क्या है, कैटेगरी 2 प्लस कैटेगरी 3 का जो मार्क्स है वो केवल और केवल 1 साल के, बहुत एकदम क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि 1 साल के लिए ही यह स्कोर वैलिड होगा। यानी 2 सेशन ही आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दिया है और जनवरी में आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप इस दिसंबर वाले सेशन में ही आप एडमिशन, जनवरी फरवरी वाले एडमिशन सेशन में आप एडमिशन ले पाएंगे। और दूसरा सेशन आपके पास दूसरा विकल्प होगा जो जून वाले में भी आप एडमिशन पीएचडी का ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने जून वाले सेशन में एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है दिसंबर वाले सेशन में आप एग्जाम लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी 1 साल, और अगर आपने जून में एग्जाम दिया, जून में आप एलिजिबल घोषित हुए हैं, तो नेक्स्ट दिसंबर वाले जून में भी ले सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के उसी साल के दिसंबर वाले में आप एडमिशन ले पाएंगे पीएचडी के लिए। दिसंबर के बाद अगर नेक्स्ट ईयर का जून का सेशन अगर आ गया, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी 1 साल में 2 सेशन है, 2 सेशन में एडमिशन पीएचडी के लिए होते हैं, तो इन 2 सेशंस में ही आप ले पाएंगे। यानी 2 सेशंस के लिए 1 साल का मतलब है 2 सेशंस के लिए आप यू विल बी एलिजिबल फॉर जस्ट टू गेट एडमिशन इन पीएचडी ओनली फॉर 2 सेशंस। यानी दिसंबर में अगर आपने किया तो दिसंबर प्लस जून, और अगर जून में आपने क्वालिफाई किया तो जून प्लस दिसंबर। ये स्पष्ट है इसमें। तो 1 साल के लिए ये स्कोर आपका वैलिड होगा। उसके बाद जो है नेट जून 2024 एग्जाम के लिए अब ये जो नियम और शर्तें हैं, जो सैद्धांतिक सहमति बन गई है यूजीसी की द्वारा, यूजीसी ने ये गाइडलाइन पब्लिक नोटिस जारी कर दिया सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, सबको ये फॉलो करना पड़ेगा अब से, यानी जून 2024 से। तो 2024-25 के लिए जो अब गाइडलाइन होगी, एग्जाम्स का जो प्रारूप होगा, उसमें नियम और शर्तें क्या होंगी, क्राइटेरिया क्या होगा एलिजिबिलिटी का,
कट ऑफ क्या होगा, स्कोर कैसे तय किया जाएगा, परसेंटाइल कैसे तय किया जाएगा, ये सारे नियम और शर्तें जो गाइडलाइंस हैं वो अब एनटीए को अपना जारी करना है। तो ये बहुत जल्दी यूजीसी ने जो पब्लिक नोटिस जारी किया उसमें स्पष्ट किया गया है कि नेट जून 2024 के एग्जाम की दृष्टि से एनटीए की ओर से जो एक विस्तृत गाइडलाइन है वो बहुत जल्द ही जारी की जाएगी। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण सूचना। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत सरल शब्दों में जो यूजीसी ने इस नेट एग्जाम के लिए जो सैद्धांतिक सहमति की है, जो निर्णय लिया है एक्सपर्ट कमेटी के उनकी फाइंडिंग के आधार पर, वो मैं आपको ठीक ठीक समझा पाया हूँ। और लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक भी करें और अपने इष्ट मित्रों में, दोस्तों में शेयर भी करें जो एकेडमिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिनका दृष्टिकोण, जिनका लक्ष्य जीवन में लेक्चरर बनना, प्रोफेसर बनना है या फिर रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, जो आगे हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं तो या रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत उपयोगी ये सूचना है। अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें, इसे आप लाइक भी करें। और लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। द पब्लिक वर्ल्ड को न भूलें, आप इसे जरूर अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट आप द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य बना लें। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम आप तक इस प्रकार की सूचना जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।